हेलो एवरीवन। हमारा चल रहा है अध्याय 8 का विद्युत चुंबकीय तरंग। तो उसी के संदर्भ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 5। आज हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जो कि इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको ध्यान से समझिएगा और हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम से तो आप सभी परिचित ही होते होंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब कोई प्रकाश हम किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वह कुछ 7 रंगों में स्प्लिट हो जाता है, यानी 7 रंगों में वो विभाजित हो जाता है, जिसे हम विबग्योर कहते हैं। तो जो ये 7 रंगों का जो हमें बैंड हमें मिलता है, उस बैंड को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। किसका स्पेक्ट्रम होगा ये? यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगों का। यस, हम जानते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो टोटल 7 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है वो अभी हम जानेंगे। जो 7 वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उन वेव को जब हम एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो उस क्रम से प्राप्त जो एक सीरीज में मिलती है उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उनकी कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। जैसे अलग अलग वेव्स की अलग अलग वेवलेंथ होती है, यानी तरंगदैर्घ्य होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी होती है। उन्हीं के टर्म्स में हम उनको एक सीरीज में क्या करते हैं? रखते हैं, व्यवस्थित करते हैं, और उससे प्राप्त स्पेक्ट्रम को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। हम कह सकते हैं कि तरंगों का आवृत्ति के क्रम में यानी फ्रीक्वेंसी के क्रम में वर्गीकरण विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि तरंगों का तरंगदैर्घ्य के क्रम में वर्गीकरण चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। एक प्रकार की तरंग और उसके निकटवर्ती दूसरे प्रकार की तरंग के बीच कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं होती। अभी हम स्पेक्ट्रम का डायग्राम देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के तरंगों को हमने विभाजित करते हुए एक सीरीज बनाई है। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि वहां पर कोई स्पष्ट विभाजन नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, हमें रेडियो वेव्स मिलेगी या इसे सिंपली स्पेसिफिक वेव मिलेगी। अगर हम वैद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करें तो टोटल हमारे पास 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जिसमें फर्स्ट वेव होती है दृश्य प्रकाश तरंग, एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंग, सूक्ष्म या माइक्रोवेव, पराबैंगनी और अवरक्त तरंगे। जितने टोटल हमारे पास 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जिस सीरीज से यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिखाई दे रही है, इस सीरीज में ही आपको इसे याद करना है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो हमने तरंगदैर्घ्य के अगर नीचे से ऊपर जाएं तो यहाँ पर तरंगदैर्घ्य के घटते हुए क्रम में हमने इनको व्यवस्थित किया है। नीचे मतलब अगर हम रेडियो तरंग से गामा किरणों की तरफ जाएं तो यहाँ पर तरंगदैर्घ्य जो है घटता हुआ क्रम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रेडियो तरंग की सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य पाई जाती है, यानी कि कुछ इस तरह की तरंगदैर्घ्य इसमें होगी, जबकि गामा जो किरणें होगी उसकी सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है, ऐसे। और इसके बीच वाले उसी रेंज में होते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो तरंगदैर्घ्य होती है और आवृत्ति, उन दोनों के बीच में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रम होती है, यानी कि जो रेडियो तरंगे होती है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा जबकि उसकी आवृत्ति सबसे कम होती है। वह गामा किरणें की तरंगदैर्घ्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो गामा किरणें होगी उसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, फिर एक्स किरणों की आवृत्ति, फिर पराबैंगनी, दृश्य प्रकाश, अवरक्त तरंगे, माइक्रोवेव, रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगों को यहाँ पर 4 कैटेगराइज किया गया है, तो आप इसको एक ही तरह से भी याद रख सकते हैं। ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 7 जो है वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आपको इसी सीरीज में इसको याद करना है। जो सीरीज यहाँ पे दे रखी है ये तरंगदैर्घ्य का
और ऊपर से बोले तो तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है, व आवृत्ति के घटते हुए क्रम में हमने वैद्युत चुंबकीय तरंगों को यहाँ पे व्यवस्थित किया है। इससे प्राप्त क्रम को वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। दूसरी बात आप यहाँ पे दृश्य प्रकाश को देख सकते हैं। दृश्य प्रकाश को अगेन हम 7 कलर्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे दृश्य प्रकाश हम देखते हैं कि बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल जो है प्रकाश में विभक्त होता है। आप विबग्योर तो जानते ही हैं जो स्पेक्ट्रम से प्राप्त कलर्स होते हैं, तो यही होता है। अब हम डिटेल में इन सारे तरंगों को एक एक करके पढ़ते हैं, इनके आवृत्ति को देखते हैं, इनके उत्पन्न होने का स्रोत और इनके क्या क्या एप्लीकेशन है उसको हम जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेडियो वेव्स या रेडियो तरंगों को। इनसे तो आप सभी परिचित ही होंगे कि रेडियो तरंगें क्या होती है, इनका यूज कहाँ पे होता है। रेडियो तरंगों को हम चालक तारों में आवेशों की त्वरित गति से ये उत्पन्न होते हैं। इनका उपयोग रेडियो और दूरदर्शन की संचार प्रणालियों में किया जाता है। हमारे घरों में रेडियो और दूरदर्शन पे जो भी हम चैनल्स देखते हैं, जो भी हम सुन पाते हैं, वो रेडियो तरंगों की वजह से ही पॉसिबल होता है। इनकी आवृत्ति जो परास होती है वो 500 किलो हर्ट्ज से 100 मेगा हर्ट्ज के बीच में होती है। सेल्युलर फोनों में जो हम अत्युच्च आवृत्ति बैंड की रेडियो तरंगे होती है उनका उपयोग किया जाता है ध्वनि संदेशों के आदान प्रदान के लिए। तो ये हुई रेडियो तरंगे। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म तरंगों या माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स की जो आवृत्तियां होती है वो गीगा हर्ट्ज के परास में होती है। ये विशेष प्रकार की निर्वात नलिकाओं या वैक्यूम ट्यूब, जिन्हें क्लाइस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन या गन डायोड कहते हैं, इनके द्वारा उत्पन्न होती है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स की क्योंकि एक लघु तरंगदैर्घ्य होती है एज कंपेयर टू रेडियो वेव्स, इसके कारण ये विमान संचालन में रडार प्रणाली के भी उपयुक्त होते हैं। इसके अलावा इसका एक घरेलू अनुप्रयोग है जो कि है माइक्रोवेव ओवन में। तो माइक्रोवेव ओवन तो आप सभी इससे परिचित ही है। तो माइक्रोवेव ओवन में भी इन तरंगों का उपयोग होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि माइक्रोवेव में कैसे इन माइक्रोवेव का यूज होता है। तो इसको हम समझते हैं कि जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है। तो हम सभी तो ये जानते हैं कि माइक्रोवेव का जो उद्देश्य है वो भोजन को पकाना है या फिर इसे गर्म करना होता है, राइट। तो देखो, सभी भोज्य पदार्थ होते हैं, जो भी फल, सब्जी, मांस, अनाज, इन सभी में एक महत्वपूर्ण अवयव क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? जल होता है। अच्छा, जब कोई पिंड गर्म होता है तो गर्म होने से हमारा क्या तात्पर्य क्या होता है? गर्म जब कोई भी चीज होती है तो हमारा तात्पर्य ये होता है कि उसका ताप बढ़ता है, और ताप बढ़ने से उसके अंदर उपस्थित जो भी परमाणु होते हैं, जो भी अणु होते हैं, उनकी जो गति होती है वो यादृच्छिक बढ़ जाती है, यानी वो रैंडमली जो है मोशन करना स्टार्ट करते हैं बहुत तेज गति से। जब ऐसा होता है तो उनकी जो ऊर्जा जो होती है बहुत अधिक हो जाती है, वो बहुत तेजी से जो है दोलन करने लगते हैं या घूर्णन करने लग जाते हैं। तो उस समय बोलते हैं कि जो हमारा पिंड है वो गर्म हो रहा है, राइट। तो जल के जो अणुओं की घूर्णन की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? लगभग 2.45 गीगा हर्ट्ज की होती है। ठीक है, यदि मतलब जब जल का अणु गर्म हो गया तो उस समय उसकी आवृत्ति इतनी होती है। ठीक है, तो यदि हम जल को इसी आवृत्ति की सूक्ष्म तरंगे मिल जाए, मतलब डायरेक्टली हम जल को इतनी तरंगे दे दें जितनी उसे गर्म होने चाहिए होती है, तो ये अणु क्या करेंगे? उसको अवशोषित कर देंगे उस तरंगों को, और डायरेक्ट हमारा जो जल होगा वो गर्म करने के तुल्य हो जाएगा। आर अंडरस्टैंडिंग में क्या कह रही हूँ? इसका मतलब ये होगा कि जब हमारा पिंड गर्म होने के लिए, यानी जल के अणुओं को गति करने के लिए, घूर्णन करने के लिए इतनी आवृत्ति चाहिए होती है, हमें पता है। यदि हम डायरेक्टली उस जल के अणु को इतनी ऊर्जा दे दें जो उसके गर्म करने के तुल्य हो जाए, तो इसका मतलब होगा कि वो जल जो होगा तुरंत गर्म हो जाएगा उस आवृत्ति को पाकर, उस सूक्ष्म तरंगों को पाकर। ये जो अणु होंगे जो गर्म हो चुके होंगे उस तरंगों की वजह से, ये अणु इस ऊर्जा को अपने निकटवर्ती भोज्य पदार्थों के जो अणु होंगे उसके साथ बांट लेते हैं, और फिर भोजन क्या हो जाता है? पूरा का पूरा गर्म हो जाता है। ठीक है,
तो आप इसका सिद्धांत को समझ चुके हैं कि हमें क्या करा, डायरेक्टली उसको सूक्ष्म तरंगे दे दी, उसने अवशोषित करे जल के अणुओं ने और वो गर्म हो गया। और फिर जब वो खुद गर्म हो गया तो उसने क्या करा, दूसरे को ट्रांसफर कर दिया और इस तरह से पूरा भोजन क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सलाह हमको दे रखी है कि माइक्रोवेव ओवन में जब हम खाने गर्म करते हैं या पकाते हैं तो हमें चीनी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि धातु के बर्तनों का नहीं, क्योंकि धातु के बर्तनों में संचित जो विद्युत आवेश होता है इसके कारण वो झटका लग सकता है। जो धातु होते हैं हम जानते हैं अत्यधिक ऊष्मा के कारण वो पिघल सकते हैं क्योंकि वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं। चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है वो इससे अप्रभावित होता है और ठंडा बना रहता है क्योंकि इसके विशाल अणु जो होते हैं वो अपेक्षाकृत कम आवृत्ति से घूर्णन व कंपन करते हैं। इस कारण सूक्ष्म तरंगों को अवशोषित नहीं कर पाते और वे गर्म नहीं होते। यानी चीनी की मिट्टी के जो बर्तन होंगे वो स्वयं गर्म नहीं होंगे, उनके अंदर का खाना गर्म हो जाता है। इस प्रकार हमने समझा कि जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसका मूल सिद्धांत क्या होता है कि हमने जहां पर भोजन रखा है, जिस बर्तन में हमने भोजन रखा है, डायरेक्टली हमारा भोजन गर्म होता है। हमारा भोजन का बर्तन वो गर्म नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि हमारे बर्तन को गर्म करने में जो ऊर्जा पहले वेस्ट होती थी वो अब वेस्ट नहीं होगी। राइट, जिस स्थान पर हम भोजन रखते हैं वहां उपयुक्त आवृत्ति की सूक्ष्म तरंगें हमें उत्पन्न की जाती है जिससे हमारा भोजन डायरेक्टली गर्म हो जाता है। लेकिन पारंपरिक विधि ये थी कि पहले बर्नर पे रखा, जो बर्नर पे रखा जो पात्र होता था पहले वो गर्म होता था, देन उसके ऊपर रखा हुआ खाना उसमें गर्म होता था, है ना। जबकि माइक्रोवेव ओवन में हम जानते हैं कि जो ऊर्जा होगी वो सीधे जल के अणुओं को और उससे संपूर्ण भोजन को प्राप्त होती है। तो ये है माइक्रोवेव ओवन का प्रिंसिपल। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि किस तरह से माइक्रोवेव ओवन काम करते हैं, आपको आज ये पता चला होगा। माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव्स का यूज करते हुए हम भोजन को पकाते हैं या गर्म करते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। हमने क्या क्या जाना? हमने ये देखा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके तरंगदैर्घ्य के परिसर के आधार पर या आवृत्ति के परिसर के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है और इस क्रम को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। हम जानते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें ये सातों होती है। रेडियो तरंग, हमने देखा रेडियो तरंगों को चालक तारों में आवेशों की त्वरित गति से उत्पन्न किया जाता है और इसका उपयोग रेडियो और दूरदर्शन की संचार प्रणालियों में किया जाता है। हमने सूक्ष्म तरंगे पढ़ी या माइक्रोवेव, इसका उपयोग इसका जो उत्पादन होता है या उत्पन्न जो होती है वो विशेष प्रकार की नलिकाओं जिन्हें गन डायोड कहते हैं उनसे ये उत्पन्न होती है। इसका उपयोग विमान संचार में रडार प्रणाली में करते हैं हम, और माइक्रोवेव ओवन में इसका यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, हम इन्हीं वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की जो तरंगे बची हुई है उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।